हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे यूनिट 8 यानी कि लास्ट यूनिट है साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड टेस्ट के बारे में। यूनिट 8 साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड टेस्ट, जिसमें हम बात करने वाले हैं टाइप्स, डेवलपमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रिंसिपल, यूजेस, इंटरप्रिटेशन एंड रोल ऑफ नर्स इन साइकोलॉजिकल असेसमेंट के बारे में। अब ये यूनिट थोड़ी बड़ी है, पर इतनी बड़ी भी नहीं कि इसको हम दो पार्ट में करें, इसलिए ये क्लास या ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। इंट्रोडक्शन। साइकोलॉजी हैज़ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च ऑन ह्यूमन बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी। साइकोलॉजी का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, कैसे बिहेव करते हैं, क्यों बिहेव करते हैं। तो साइकोलॉजी का ट्रेडिशन रहा है कि वो ह्यूमन बिहेवियर और पर्सनैलिटी पर साइंटिफिक रिसर्च करते आ रहे हैं शुरू से। थ्रू दिस रिसर्च अ मल्टीट्यूड ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट स्किल हैव बीन डेवलप्ड। अब जैसे जैसे रिसर्च कंडक्ट हुई वैसे ही उन्होंने साइकोलॉजिकल असेसमेंट स्केल भी डेवलप किए टू ऑब्जेक्टिवली एंड प्रिसाइजली मेजर वेरियस एस्पेक्ट ऑफ साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग। थ्रू साइकोलॉजिकल असेसमेंट स्केल हम पता लगा पाते हैं या माप पाते हैं, मेज़र कर पाते हैं साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग सही है या नहीं है, या पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स सही है या नहीं है, कम है या ज़्यादा है या अलग अलग है। इनका असेसमेंट हम कर पाते हैं। अब असेसमेंट स्केल मतलब क्या है? यहाँ पर कोई फिज़िकल स्केल तो है नहीं, यहाँ पर साइकोलॉजिकल असेसमेंट स्केल है। जैसे कि कई बार आप लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि कुछ क्वेश्चन आते हैं कि अपने बारे में पता लगाएं, फिर उसके नीचे कुछ क्वेश्चन लिखे रहते हैं। क्वेश्चन लिखा है, उसके 4 आंसर हैं, उन 4 आंसर का 0, 1, 2, 3 आपको स्कोर करना है। ऐसे 10 क्वेश्चन हैं और लास्ट में लिखा रहता है कि हर सही जो आपको लगता है आंसर सही है उसको चूज़ करें और उसका जो स्कोर है वो लिख लें। टोटल स्कोर अपना देखें तो फिर उसमें लिखा रहता है 0 से 20 तक का स्कोर है तो आप ऐसे हैं, या 20 से 40 है तो ऐसे हैं, तो उसमें लिखा रहता है। ये एक प्रकार का साइकोलॉजिकल असेसमेंट स्केल ही है। ऐसे ही कई स्केल डेवलप हुए जिनके थ्रू हमने पता लगाया अलग अलग साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग का या पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स का, कि पर्टिकुलर पर्सन की साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग ठीक है या नहीं है, पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, उनका हम पता लगा सकते हैं। Psychological assessment refer to the type of test that we use to identify strength and area for growth that affect one's emotional, personal and professional development or adjustment। यानी कि थ्रू साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट हम पता लगा पाते हैं किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ का, एरिया फॉर ग्रोथ का। जैसे हमने बात की थी एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड क्या है? कोई इननेट एबिलिटी, जन्म से, या हम बोलते हैं गॉड गिफ्ट कुछ है। थ्रू साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट हम पता लगा सकते हैं या लगा पाते हैं एप्टीट्यूड का, किस फील्ड में कोई पर्सन अच्छा परफॉर्म कर सकता है या अच्छा उसका कैरियर हो सकता है। टेक्निकल टर्म फॉर साइकोलॉजिकल टेस्टिंग इज साइकोमेट्रिक। अगर हम बात करें टेक्निकल टर्म की तो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग को हम बोलते हैं साइकोमेट्रिक्स। साइकोलॉजिकल टेस्ट आर स्टैंडर्ड मेजर डिवाइस टू असेस बिहेवियर ऑब्जेक्टिवली एंड यूज्ड बाय साइकोलॉजिस्ट टू हेल्प पीपल मेक डिसीजन अबाउट देयर लाइव्स एंड अंडरस्टैंड मोर अबाउट देमसेल्फ। अभी जो साइकोमेट्रिक्स है या साइकोलॉजिकल टेस्ट है आर स्टैंडर्ड मेजर डिवाइस्ड टू असेस बिहेवियर, तो इनके थ्रू हम बिहेवियर को असेस करते हैं। यूज बाय साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट इन साइकोलॉजिकल टेस्ट का यूज़ करके किसी पर्टिकुलर पर्सन के बिहेवियर के बारे में पता लगाते हैं और हेल्प करते हैं उनकी कि वो अपनी लाइफ के बारे में डिसीज़न ले पाएँ। उनको किस फील्ड में जाना चाहिए, क्या काम करें कि वो ज़्यादा सक्सेसफुल हों, क्या काम करें कि वो सक्सेसफुल भी हों, और साथ में उनको जॉब सेटिस्फेक्शन, यानी कि वो अपने काम से सेटिस्फाइड भी हों। टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट।
इंडिविजुअल एंड ग्रुप टेस्ट, अलग अलग टेस्ट हैं, एक एक करके समझेंगे। इंडिविजुअल टेस्ट आर डिजाइन टू बी एडमिनिस्टर्ड टू वन पर्सन एट अ टाइम। इंडिविजुअल टेस्ट क्या है? इस प्रकार से डिजाइन होते हैं कि एक बार में किसी एक पर्सन के ऊपर ही इसका यूज़ किया जा सके। ग्रुप टेस्ट आर डिजाइन टू एडमिनिस्टर द लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम। ग्रुप टेस्ट इस प्रकार के टेस्ट होते हैं कि मोर देन वन, सेम टाइम पे मोर देन वन पीपल, एक से अधिक लोगों पर हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस है इंडिविजुअल एंड ग्रुप टेस्ट का। आगे देखते हैं। स्पीड एंड पावर टेस्ट, इसमें हम स्पीड या पावर असेसमेंट करते हैं। स्पीड टेस्ट हैव अ फिक्स टाइम लिमिट एट विच पॉइंट एवरीवन टेकिंग द टेस्ट मस्ट स्टॉप। यानी कि हम एक टाइम लिमिट निर्धारित करते हैं, या जैसे 5 मिनट निर्धारित किया कि 5 मिनट में ये कंप्लीट करना है, तो उसके थ्रू हम स्पीड असेस कर पाते हैं कि किसकी स्पीड कितनी अच्छी है। पावर टेस्ट हैव नो लिमिट, नो टाइम लिमिट। एप्लीकेंट आर अलाउड एज मच एज टाइम नीडेड टू कंप्लीट द टेस्ट। पावर टेस्ट में कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है, उनको अपना पावर यूज़ करके, शक्ति यूज़ करके जो भी टास्क दिया जाता है उसको कंप्लीट करना है। फिर है कंप्यूटर असिस्ट टेस्ट। कंप्यूटर असिस्ट टेस्ट आजकल एग्ज़ाम ऐसे ही होते हैं, CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इट इज़ अ मीन्स ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग साइकोलॉजिकल टेस्ट टू लार्ज ग्रुप ऑफ एप्लीकेंट in which an applicant's response determine the level of difficulty of succeeding items। इसमें क्या होता है, हम एक साथ बड़े ग्रुप को असेस कर पाते हैं। माना कि 100 बच्चे हैं, हमने उनको 100 सिस्टम पर बिठाया, सिस्टम मतलब कंप्यूटर्स पर। उन्होंने अपना ID पासवर्ड लॉगिन किया और टेस्ट स्टार्ट किया। टेस्ट जब भी स्टार्ट करते हैं तो वो जो टेस्ट का सॉफ्टवेयर है उस कंप्यूटर में, वो इस प्रकार से डिज़ाइन होता है कि आपने अगर इजी, कोई आपसे पहले आपको इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपने उनका आंसर सही दिया, फिर थोड़ा टफ, उसका भी सही दिया, फिर थोड़ा और टफ, तो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी आपके सही आंसर होने पर बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, कंप्यूटर असिस्ट टेस्टिंग, द इंडिविजुअल डज नॉट हैव टू वेस्ट टाइम आंसरिंग क्वेश्चन बिलो हिज लेवल ऑफ एबिलिटी। यानी कि कंप्यूटर असिस्ट टेस्ट जो है, इसमें क्या फ़ायदा है कि आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आपका जो इंटेलिजेंस लेवल है उससे बिलो, उससे नीचे के कुछ क्वेश्चंस पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये तो इजी था, बन गया करके। द कंप्यूटर प्रोग्राम बिगिन विथ अ क्वेश्चन ऑफ एवरेज डिफिकल्टी एंड इफ इंडिविजुअल आंसर करेक्टली इट प्रोसीड टू द क्वेश्चन ऑफ ग्रेटर डिफिकल्टी, इफ नॉट इट आस्क लेस डिफिकल्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर प्रोग्राम इस प्रकार से डिज़ाइन रहता है, या सॉफ्टवेयर इस प्रकार से डिज़ाइन होता है कि आपसे एवरेज डिफ़िकल्टी का क्वेश्चन पूछेगा। अगर आपने सही आंसर किया तो थोड़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी वाला क्वेश्चन पूछ लेगा। अगर आपने सही आंसर नहीं किया है तो उसी लेवल का या थोड़ा कम डिफ़िकल्ट लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसको हम बोलते हैं कंप्यूटर असिस्टेड टेस्ट। पेपर, पेंसिल एंड परफॉर्मेंस टेस्ट, ये लास्ट है। These tests are in printed form. Answer are recorded on a standard answer sheet. इसमें जो एक क्वेश्चन पेपर टाइप रहता है प्रिंटेड फॉर्म में, उसमें कुछ क्वेश्चन है, उसके आंसर हैं, पर्टिकुलर आंसर पर टिक करना है और अपने एवेल्यूटर को सबमिट कर देना है। एवेल्यूटर के पास एक स्टैंडर्ड आंसर शीट होती है जिससे आपके आंसर्स का मैच करके वो स्कोर देते हैं और जो भी असेसमेंट कर रहे हैं उसका पता लगाते हैं। फिर नेक्स्ट है परफॉर्मेंस टेस्ट। परफॉर्मेंस टेस्ट असेस कॉम्प्लेक्स स्किल। कुछ कॉम्प्लेक्स स्किल का पता लगाने के लिए हम परफॉर्मेंस टेस्ट करते हैं, सच एज वर्ड प्रोसेसिंग और मैकेनिकल एबिलिटी। वर्ड प्रोसेसिंग हो गया या मैकेनिकल एबिलिटी हुई। मैकेनिकल एबिलिटी मतलब जैसे कि हम बात करें अगर कि कोई इंस्ट्रूमेंट है, उसको हमने खोल के रख दिया और बच्चे को बोला कि इसको असेंबल, फिर से जोड़ के दिखाओ, असेंबल करके दिखाओ, तो उसने कर लिया या नहीं कर पाया, कर लिया तो हम समझ जाते हैं कि इनकी मैकेनिकल एबिलिटी अच्छी है।
फॉर विच पेपर पेंसिल टेस्ट आर नॉट अप्रोप्रिएट। तो ये मैकेनिकल एबिलिटी पता लगाने के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट ठीक नहीं होते हैं। अब जैसे कि हमने मैकेनिकल एबिलिटी का पता लगाया, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं उस बच्चे के बारे में कि इसकी मैकेनिकल एबिलिटी अच्छी है, असेंबल अच्छे से कर लेता है, तो ये इंजीनियरिंग में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में कि जो साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं ये कैसे डेवलप होते हैं या इनको कैसे बनाया जाता है। स्टेप बाय स्टेप है, जिसमें सबसे पहला स्टेप है एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन। इन द फर्स्ट स्टेप, डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द साइकोलॉजिकल प्रोसेस रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल परफॉर्मेंस ऑफ द टास्क इन क्वेश्चन इज कैरीड आउट। सबसे पहले हमको डिटेल्ड एनालिसिस करना है कि किस साइकोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में हमको पता लगाना है। जैसे कि हमने आइडिया लिया या हमने एक एग्जांपल लिया इंटेलिजेंस, कि हमें इंटेलिजेंस पता करना है। अब इंटेलिजेंस लेवल पता करने के लिए पहले हमको इंटेलिजेंस के बारे में एनालिसिस करना होगा। कितने प्रकार के इंटेलिजेंस हैं, हमने जैसे इंटेलिजेंस में भी देखा था कई टाइप हैं उसके। तो जितनी भी डिटेल्ड प्रोसेस या जितनी भी उसकी हमको डिटेलिंग मिलती है वो हमको पहले पता लगानी है, उसका एनालिसिस करना है। सेकेंड स्टेप है टेंटेटिव सिलेक्शन ऑफ द टेस्ट आइटम। In second step, after the analysis has been made, the psychologist select test already available or devices test which he feels will measure the process. तो हम क्या करेंगे एनालिसिस के बाद, टेंटेटिव सिलेक्शन, ऐसे रैंडमली कुछ सिलेक्शन करते हैं कुछ टेस्ट का जो पहले से अवेलेबल है, या कुछ डिवाइस या कुछ और टेस्ट आइटम जो कि साइकोलॉजिस्ट को लगता है कि ये इंटेलिजेंस पता लगाने में यूज़फुल है। फिर नेक्स्ट स्टेप है डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर। साइकोलॉजिकल टेस्ट आर एडमिनिस्टर्ड एंड स्कोर्ड इन द सेम वे फॉर एवरी इंडिविजुअल टेस्टेड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन कंसिस्टेंट रिजल्ट। हमने जो भी टूल्स डेवलप किया, साइकोलॉजिकल टेस्ट डेवलप किया जो पहले से अवेलेबल हैं या जिसको साइकोलॉजिस्ट को लगा कि ये यूज़फुल हैं, कुछ डिवाइसेस, उनका यूज़ करके हमने एक टेस्ट प्रोसीजर तैयार किया, और जो एक ग्रुप है उसमें जो भी जितने भी पर्सन हैं उनके ऊपर हमने इंडिविजुअली वो टेस्ट अप्लाई किया। लेकिन ध्यान रखना है टेस्ट एप्लीकेशन का प्रोसीजर एक जैसा ही होना चाहिए हर इंडिविजुअल पे, ताकि हमको कंसिस्टेंट एक जैसा रिजल्ट मिले। नेक्स्ट स्टेप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेस्ट टू अ रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप। अब रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप क्या है, जब कोई भी स्टडी की जाती है, कोई भी रिसर्च होती है कि ये पूरी पब्लिक के लिए ठीक है या नहीं है, सबसे पहले पायलट स्टडी होती है। जैसा कि माना कि हमारे टोटल जो पॉपुलेशन है वो 100 लोगों की है, 100 लोगों की पॉपुलेशन है, 100 लोगों के ऊपर अगर हम टेस्ट करेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर उठाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, लागत ज़्यादा आ जाएगी। तो क्या करते हैं, रैंडमली 5 लोगों को हमने सेलेक्ट किया, उनके ऊपर टेस्ट अप्लाई किया और हमको लगा कि ये सब ठीक है, अगर एवरीथिंग इज़ ओके तो हम उसको जनरलाइज करते हैं कि इनको 100 लोगों के ऊपर यूज़ किया जा सकता है या फिर ये पब्लिक के लिए यूज़फुल है। ठीक वैसे ही हमने ये टेस्ट आइटम बनाया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेस्ट टू अ रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप। कुछ लोगों को सेलेक्ट करेंगे जो कि हमारी स्टडी को जनरलाइज करेंगे। जैसे कि जब भी कोई रिकॉर्ड बनाते हैं, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड हो गया या लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड हो गया, वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो उसमें ऐसा तो नहीं है कि जो रिकॉर्ड बना रहा है वो उसी टाइम पहली बार परफॉर्म कर रहा है। वो पहले परफॉर्म कर चुका होता है, उसको लगता है कि इसने टाइम ब्रेक कर दिया है, अब मैं जो भी उनके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के जो भी सदस्य हैं उनके सामने करूँगा तो मुझे सर्टिफिकेट देंगे। ठीक वैसे ही यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप लिया जाता है जिनके ऊपर हम स्टडी करते हैं और वो डेटा जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है वैलिडेशन के लिए। इन दिस स्टेप साइकोलॉजिस्ट एडमिनिस्टर द टेस्ट टू अ रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट टू सी इफ दे स्कोर द वे एक्सपर्ट जजमेंट और अदर एविडेंस सजेस्टेड।
तो जो भी टेस्ट हमने बनाया था, जो भी टूल्स हमने डेवलप किए हैं, उनको हम एक रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप पर अप्लाई करते हैं। इन दिस वे साइकोलॉजिस्ट आर एबल टू डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ द टेस्ट। इस तरीके से साइकोलॉजिस्ट ये पता लगाते हैं कि जो भी टेस्ट उन्होंने डेवलप किया है वो इफेक्टिव है या नहीं है। नेक्स्ट स्टेप है फाइनल सिलेक्शन ऑफ द टेस्ट आइटम। इन दिस प्रोसेस many test item are either discarded or revised so that they contribute more directly to the overall purpose of the test। हमने रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप पे भी अप्लाई कर लिया, फिर हमको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें जो यूज़फुल नहीं हैं उनको हटा देंगे, और हमको लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें हमको थोड़ा और ऐड करने की ज़रूरत है, तो या हम डिस्कार्ड करते हैं या उनको रिवाइज करते हैं। This procedure is called item analysis. The final selection of item is based on empirical finding. इस प्रोसेस को हम आइटम एनालिसिस भी बोलते हैं कि हमने जो भी आइटम अपने टेस्ट में डाले हैं वो सही है या नहीं है, यूज़फुल है या नहीं है। अगर यूज़फुल नहीं है तो उनको निकाल देते हैं, या हमको लगता है इनको थोड़ा मॉडिफाई करना चाहिए तो हम उनको मॉडिफाई करते हैं। एवेल्यूएशन ऑफ द फाइनल टेस्ट। सब कुछ करके हमने फाइनल टेस्ट बना लिया है, अब उसका हमको एवेल्यूएशन करना है। इफेक्टिवनेस ऑफ द फाइनल टेस्ट इज एवेल्यूएटेड इन टर्म ऑफ अ स्पेसिफाइड क्राइटेरिया। जो भी स्पेसिफाइड क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग हम टेस्ट का इफेक्टिवनेस देखते हैं या एवेल्यूएट करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। Psychological tests have several characteristics. Standardization से मतलब ये है कि जो भी टेस्ट है या असेसमेंट स्केल है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, हर किसी के लिए एक जैसा होना चाहिए। सेकंड है ऑब्जेक्टिविटी। इट रिफर्स प्राइमरी टू द स्कोरिंग ऑफ द टेस्ट रिजल्ट, यानी कि हम जब भी कोई टेस्ट करते हैं उसमें कुछ स्कोर करते हैं, कम या ज़्यादा, किस में किसको कितना स्कोर देना है, तो ये सब्जेक्टिव जजमेंट या जो भी स्कोरर है जो स्कोर दे रहा है, नंबर दे रहा है, उसका बायस्ड नहीं होना चाहिए, यानी पक्षपात वहाँ पर नहीं होना चाहिए, जो एक्यूरेसी है वो मेंटेन रहे। टेस्ट नॉर्म्स। टेस्ट नॉर्म से मतलब है कि जो भी आप असेसमेंट कर रहे हैं, टेस्ट लगा रहे हैं, उनका कुछ रिज़ल्ट निकलना चाहिए। रिज़ल्ट निकलेगा तभी हम दूसरे से कंपेयर कर पाएंगे। जैसे कि अगर हमको मैकेनिकल एबिलिटी देखनी है, हमारी एक कंपनी है जहाँ पर असेंबलिंग का कुछ काम होता है, हमको मैकेनिकल एबिलिटी देखनी है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोग जॉब के लिए आए हुए हैं, तो हम उनका कुछ टेस्ट लेंगे जिसमें हमको मैकेनिकल एबिलिटी के बारे में मालूम चलेगा। तो अगर 10 लोग आए हैं, 10 लोगों का स्कोर कुछ होना चाहिए, तभी तो हम उनसे स्कोर को कंपेयर कर पाएंगे कि किसकी मैकेनिकल एबिलिटी अच्छी है या किसकी पुअर है। फिर फोर्थ है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी से मतलब है कि भरोसेमंद होना चाहिए रिजल्ट। ये या जो स्टैंडर्ड टेस्ट हैं, ये असेसमेंट टेस्ट हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं, ये भरोसेमंद हो। ऐसा नहीं है कि मैंने आज किसी का इंटेलिजेंस टेस्ट लिया, उसका स्कोर आया 100, फिर 2 दिन बाद लिया तो उसका 70 आया। भरोसेमंद हो। फिर नेक्स्ट या लास्ट है वैलिडिटी। इसका मतलब होता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब जैसे कि अगर मान लो मैंने इंटेलिजेंस टेस्ट किसी का असेस किया है, इंटेलिजेंस टेस्ट यूज़ किया है इंटेलिजेंस लेवल पता लगाने के लिए, तो उसने अच्छा स्कोर किया, इसका मतलब उसके ग्रेड्स स्कूल में भी उसका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है: स्टैंडर्डाइजेशन, ऑब्जेक्टिविटी, टेस्ट नॉर्म्स, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी। कोई भी टेस्ट साइकोलॉजिकल टेस्ट है तो इतनी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। फिर प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट शुड हैव 3 कंपोनेंट: स्टैंडर्ड, कंटेंट एंड द प्रोसीजर that make it possible for anybody to administer it anywhere or anytime। जितने भी साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं उनमें 3 चीज़ें होना चाहिए। सबसे पहले स्टैंडर्ड, जिसको भी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में भी देखा, कंटेंट
और प्रोसीजर कि उनको कैसे यूज़ करना है। जैसे नर्सिंग आर्ट प्रोसीजर रहते हैं, हेयर केयर करना है, बेड केयर करना है, बैक केयर करना है, तो कुछ प्रोसीजर होना चाहिए कि पहले क्या करना है उसके बाद क्या करना है, इस तरीके से, जिसकी वजह से या जिससे दैट मेक इट पॉसिबल फॉर एनीबडी टू एडमिनिस्टर इट एनीवेयर एनी टाइम। इस टेस्ट को कोई भी कहीं पे भी किसी पर भी एडमिनिस्टर कर सके। टेस्ट शुड हैव नॉर्म्स टू कंपेयर ऑन इंडिविजुअल टेस्ट स्कोर टू द स्कोर ऑफ नोन ग्रुप हु हैव टेकन द टेस्ट। नॉर्म्स होना चाहिए, जैसे अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में भी देखा, कुछ स्कोर हो जिनको हम कंपेयर कर पाएँ। टेस्ट आइटम आर हाईली टेक्निकल क्वालिटी प्रिपेयर्ड बाय एक्सपर्ट, प्री टेस्टेड एंड सिलेक्टेड। जितने भी टेस्ट आइटम हैं, यानी कि साइकोलॉजिकल टेस्ट में जितने भी क्वेश्चंस हमने डाले हुए हैं या जितने भी आइटम हमने डाले हुए हैं, वो एक्सपर्ट द्वारा ही प्रिपेयर किए जाने चाहिए। प्री टेस्टेड यानी उनको पहले यूज़ किया जा चुका हो, जनरलाइज किया जा चुका हो, उसके बाद ही हम एक्चुअल में उनको यूज़ करेंगे। डायरेक्शन फॉर एडमिनिस्ट्रिंग स्कोर are precisely stated that so that procedures are standard for different users of the test। स्कोर कैसे हमको एडमिनिस्टर करना है, किस चीज़ में कितना स्कोर देना है, ये क्लियरली टेस्ट रिलेटेड जो भी आइटम है उनके पास लिखा होना चाहिए, ताकि जो भी टेस्ट यूज़ कर रहा है, किसी पर अप्लाई कर रहा है, वो सही स्कोर दे पाए। A test manual and other accessory material are provided as a guide for administration, scoring, evaluating its quality and for interpreting and using the result। जब भी टेस्ट आइटम किसी को दें हम, साथ ही टेस्ट मैनुअल और कुछ भी एसेसरी मटेरियल है, जैसे कि आप मोबाइल ख़रीदते हैं, मोबाइल के साथ में आपको चार्जर, अडाप्टर, डाटा केबल, ईयरफोन, बैटरी, ये सब मिलता है, एक पिन मिलती है सिम निकालने के लिए। तो वैसे ही इसमें भी जो भी, और साथ में एक वो यूज़र गाइड भी आती है। तो टेस्ट के साथ यहाँ पर भी यूज़र मैनुअल कि किस तरीके से यूज़ करना है, जो भी एसेसरी मटेरियल लगता है वो हमको देना चाहिए, ताकि यूज़ करने वाला सही से एडमिनिस्टर यानी सही से उसको अप्लाई कर सके, सही से स्कोर कर सके और सही एवेल्यूएशन कर पाए। यूज़ ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट, क्या क्या यूज़ हैं। इट इज़ ईजियर टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम टेस्ट देन बाय क्लिनिकल इंटरव्यू। किसी से अगर हम पूछताछ करें, इंटरव्यू लें उसका, उसकी जगह पर अगर हम टेस्ट यूज़ करते हैं, प्री डिटरमाइंड फार्मूला है, साइकोलॉजिस्ट ने उसको यूज़ किया हुआ है, स्टैंडर्डाइज्ड किया हुआ है, टेस्ट किया हुआ है, इसलिए हमको ईजीली और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलती है एज़ कम्पेयर टू इंटरव्यू। द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम टेस्ट इज़ मोर साइंटिफिकली कंसिस्टेंट देन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ क्लिनिकल इंटरव्यू। इंटरव्यू से अगर कंपेयर करें तो इन्फॉर्मेशन फ्रॉम टेस्ट इज़ मोर साइंटिफिकली कंसिस्टेंट, ज़्यादा साइंटिफिकली या एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है। दे असिस्ट इन डायग्नोसिस, डायग्नोसिस में भी असिस्ट कर सकते हैं, कोई अगर मानसिक बीमारी है उसका पता लगाने के लिए। दे आर असिस्ट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ साइकोपैथोलॉजी एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरिया ऑफ स्ट्रेस एंड कॉन्फ्लिक्ट। थ्रू टेस्ट हम पता लगा सकते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ साइकोपैथोलॉजी। साइकोपैथोलॉजी मतलब होता है कोई, साइको मतलब मानसिक, मानसिक बीमारी अगर कोई है और क्या उसका ओरिजिन रहा, कहाँ से शुरू हुई, कैसे आगे बढ़ी, उसका पता लगाया जा सकता है। साथ ही आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरिया ऑफ स्ट्रेस एंड कॉन्फ्लिक्ट, पर्सन को कहाँ पर स्ट्रेस है, किस बात को लेकर स्ट्रेस है, या कहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट है, डिसीजन नहीं ले पा रहा है, उसका भी हम पता लगा सकते हैं थ्रू साइकोलॉजिकल टेस्ट। दे हेल्प टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ डेफिसिट प्रेजेंट, क्या डेफिसिट, क्या कमी है या उसकी क्या प्रकृति है, उसका पता लगाया जा सकता है। दे हेल्प इन असेसिंग सीवियरिटी ऑफ साइकोपैथोलॉजी और एंड रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट। साइकोलॉजिकल टेस्ट के थ्रू हम पता लगा सकते हैं बीमारी का, ओरिजिन का, और ट्रीटमेंट का क्या रिस्पॉन्स हो रहा है, ट्रीटमेंट का कोई फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे कि अगर अपन बात करते हैं हैमिल्टन स्केल, एक डिप्रेशन असेसमेंट स्केल होता है। हमने डिप्रेशन असेसमेंट स्केल से पहले लेवल ऑफ डिप्रेशन पता किया, फिर पेशेंट को ट्रीटमेंट चला डिप्रेशन का, उसके कुछ समय बाद हमने फिर से वही टेस्ट के थ्रू डिप्रेशन लेवल पता लगाया।
तो अगर ट्रीटमेंट चल रहा है तो डिप्रेशन उसका कम होना चाहिए, वो हमको आइडिया मिल जाएगा। या डिप्रेशन कम नहीं हो रहा है, इसका मतलब ट्रीटमेंट सही नहीं है, उसको चेंज करना होगा, ये आइडिया हमको मिल जाता है। These tests are also used in forensic evaluation, litigation, family court issue और criminal charges। इन टेस्ट का यूज़ या इनके जो स्कोर है उनका यूज़ किया जा सकता है फॉरेंसिक एवेल्यूएशन में, लिटिगेशन यानी कोई मुकदमा है, कोर्ट का इशू है या कोई क्रिमिनल चार्ज है वहाँ पर भी। जैसे कुछ मूवी आपने देखी होंगी, उसमें कुछ क्रिमिनल्स क्राइम करके और मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं कि इनकी मानसिक अवस्था ठीक नहीं है, वकील इनको छुड़ाने की कोशिश करते हैं, तो ये टेस्ट यूज़ आते हैं वहाँ पे कि पेशेंट की मानसिक स्थिति ठीक है या नहीं है। दिस टेस्ट असेस लेवल ऑफ फंक्शनिंग और डिसेबिलिटी, हेल्प डायरेक्ट ट्रीटमेंट एंड असेस ट्रीटमेंट आउटकम। अब ये साइकोलॉजिकल टेस्ट के थ्रू हम लेवल ऑफ फंक्शनिंग कि उसका फंक्शनिंग काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, काम कर रहा है या नहीं कर रहा है से मतलब है जो भी मेंटल एबिलिटी हैं या कॉग्निटिव स्किल्स हैं, थिंकिंग है, मेमोरी है, इंटेलिजेंस है, परसेप्शन है, सही है या नहीं है, डिसेबिलिटी क्या कमी है उसका पता लगा सकते हैं, ट्रीटमेंट के बारे में आइडिया मिल सकता है और ट्रीटमेंट का आउटकम कितना है, फ़ायदेमंद है या नहीं है, उसका भी पता लगाया जा सकता है। इंटरप्रिटेशन ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। इंटरप्रिटेशन मतलब होता है अनुवाद करना, जो भी साइकोलॉजिकल टेस्ट आपने लगाया है, जो भी स्कोर आया है, फिर उसका एक रिजल्ट बनाते हैं हम, उसको हम बोलते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। द इंटीग्रेशन ऑफ द टेस्ट फाइंडिंग इनटू अ कंप्रहेंसिव मीनिंगफुल रिपोर्ट इज़ अ प्रोबेबली द मोस्ट डिफिकल्ट एस्पेक्ट ऑफ द साइकोलॉजिकल एवेल्यूएशन। जो भी आपने फाइंड किया है उसका स्कोर करना और उसकी एक रिपोर्ट बनाना साइकोलॉजिकल एवेल्यूएशन का सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है। मोस्ट क्लिनिशियन फॉलो सम जनरल आउटलाइन इन प्रिपेयरिंग द साइकोलॉजिकल रिपोर्ट। अधिकतर जो भी क्लिनिशियन हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, वो क्या करते हैं, जनरल आउटलाइन उन्होंने बना दी है उस जो भी टेस्ट रिजल्ट है उनके अकॉर्डिंग, सच एज टेस्ट बिहेवियर, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग कितना है, पर्सनैलिटी फंक्शन उसका कैसा है, रियलिटी टेस्टिंग एबिलिटी है या नहीं है। रियलिटी टेस्टिंग मतलब होता है टाइम प्लेस पर्सन, पेशेंट से हम पूछते हैं क्या टाइम हो रहा है, जहाँ खड़े हैं वो कौन सी जगह है, तुम कौन हो या मैं कौन हूँ, इस प्रकार से हम क्वेश्चन करते हैं तो उसको हमको मालूम चलता है कि उसको रियलिटी का आभास है या नहीं है। इम्पल्स कंट्रोल, कितना जल्दी गुस्सा आता है या कोई उसके साथ गलत बात करी तो अपने आप को कंट्रोल करा है या नहीं करा है, इम्पल्स कंट्रोल का हम पता लगा लेते हैं, या इम्पल्स कंट्रोल है या नहीं है, कितना है, उसका आइडिया मिल जाता है। मैनिफेस्टेशंस ऑफ डिप्रेशन एंड गिल्ट, पेशेंट के अंदर कोई डिप्रेशन या कोई गिल्ट है उसका भी आइडिया हमको मिल जाता है। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट है उसके। इन्फर डायग्नोसिस यानी कोई अनुमानित डायग्नोसिस कि पेशेंट को ये बीमारी है या ये प्रॉब्लम है, वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। डिग्री ऑफ प्रेजेंट ओवर्ट डिस्टर्बेंस, कोई बात है जिससे परेशान है। प्रोग्नोसिस फॉर सोशल रिकवरी यानी कि कितना चांसेस है कि वो ठीक पहले जैसा हो जाए। मोटिवेशन फॉर पर्सनालिटी चेंज, पर्सनालिटी चेंज करने के लिए मोटिवेशन। प्राइमरी असेस एंड वीकनेस, क्या कमजोरियां हैं, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, उसका पता लगाया जा सकता है। रिकमेंडेशन एंड समरी, इतना हम आइडिया दे देते हैं। रोल ऑफ नर्स इन साइकोलॉजिकल असेसमेंट, यानी कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट में आपका क्या रोल है। नर्स शुड बिकम फैमिलियर विथ मैनी स्टैंडर्डाइज्ड साइकोलॉजिकल टेस्ट दैट आर अवेलेबल टू एनहेंस ईच स्टेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। आपको फैमिलियर होना चाहिए और आपको मालूम होना चाहिए जितने भी साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं स्टैंडर्डाइज्ड दैट आर अवेलेबल टू एनहेंस ईच स्टेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, जिसका हम यूज़ कर सकते हैं नर्सिंग प्रोसेस में। दिस टेस्ट विल हेल्प इन प्रोवाइडिंग केयर। थ्रू साइकोलॉजिकल टेस्ट आपको हेल्प मिल सकती है नर्सिंग केयर प्रोवाइड करने में। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द नर्स इज़ केयरिंग फॉर अ पेशेंट विद डिप्रेशन, ऐसा मानते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आप कोई डिप्रेशन के पेशेंट के साथ हैं, उसकी केयर या वो पेशेंट आपको अलॉट हुआ है। इट वुड बी हेल्पफुल टू यूज़ वन ऑफ द डिप्रेशन रेटिंग स्केल
with the patient at the beginning of treatment to establish baseline profile of the patient symptoms and help confirm the diagnosis। तो शुरुआत में ही जब आपको पेशेंट अलॉट हुआ मिला है जिसकी आपको केयर करनी है, आपने एक डिप्रेशन असेसमेंट या डिप्रेशन रेटिंग स्केल यूज़ करके पेशेंट की कंडीशन का पता लगा लिया, कैसी है, क्या सिम्टम्स हैं, और डायग्नोसिस भी कंफर्म कर लिया कि इसको डिप्रेशन ही है। द माइट देन एडमिनिस्टर द सेम स्केल एट वेरियस टाइम्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट टू मेजर द पेशेंट प्रोग्रेस। फिर वही डिप्रेशन रेटिंग स्केल है या असेसमेंट टेस्ट है, उसको आप अलग अलग टाइम पे यूज़ करेंगे। अलग अलग टाइम पे यूज़ करेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि पेशेंट में रिकवरी हो रही है या नहीं हो रही है, ट्रीटमेंट सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। A nurse should have knowledge about all psychological tests that will be enable her to clarify the patient and relative doubt regarding psychological test they have to undergo। साइकोलॉजिकल टेस्ट का आपको आइडिया होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। उसकी वजह से एक और फ़ायदा ये है कि जो भी पेशेंट है या उनके रिलेटिव हैं जिनको साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में कोई आइडिया नहीं है, आप उनको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं जिससे उनकी एंजाइटी कम हो। अब ये यूनिट 8 आपकी कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ यूनिट 2 बाकी है, उसको अब हम करेंगे। वो इसलिए करेंगे क्योंकि यूनिट 2 में बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर यानी कि कुछ फिजियोलॉजी भी है। तो साइकोलॉजी पढ़ने वाले बच्चे शुरू में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये साइकोलॉजी में फिजियोलॉजी कहाँ से आ गई। अब हमने समझ लिया है साइकोलॉजी को पूरी तरीके से, अब हम यूनिट 2 पे जाएंगे। और आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, हैमिल्टन डिप्रेशन असेसमेंट स्केल एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है या असेसमेंट स्केल है, स्टैंडर्डाइज्ड है, जिसकी लिंक मैं दे रहा हूँ, उसको डाउनलोड करो तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि असेसमेंट स्केल कैसे होते हैं और इनका यूज़ कैसे करना है। आप अपने दोस्त पे, अपने फ्रेंड पे, कोई किसी पे भी जिसको आपको लगता है थोड़ा परेशान है, उस पे यूज़ कीजिए और उसका रिज़ल्ट निकाल के देखिए। थैंक यू।